ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारा भारतीय संगीत वैदिक काल से भी पुराना है। और अगर ये कहें कि हमारा भारतीय संगीत वेदों में पाया जाता है, वेद ही इसके स्रोत हैं। अगर भारतीय संगीत के हम 3 अंगों की तरफ ध्यान करें तो शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत इसके 3 अंग कहे जा सकते हैं। भारतीय संगीत जिसकी विधा आज विश्व में एक कल कल कोटि निनाद कर रही है। हमारा भारतीय संगीत और भारतीय संगीत को समर्पित हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम, जहां बहुत सारे एपिसोड जो हमारा संगीत का सेगमेंट है, उसमें बहुत सारे सेगमेंट भारतीय संगीत को समर्पित है। और भारतीय संगीत के बहुत सारे राइजिंग स्टार हमारे बीच आ चुके हैं। आज एक ऐसे ही राइजिंग स्टार, संगीत के राइजिंग स्टार हमारे बीच हैं जो मेलोडी और ताजगी, जिनकी आवाज का करिश्मा है, जिनकी आवाज में एक ताजगी है, जिनकी आवाज में एक शास्त्रीयता है, जिनकी आवाज में एक सुरों का बहुत सारा जो सुर है, बहुत सारा मिठास है, बहुत सारा जो रस है, वो कानों की तर्जुमान है। और उनका सुगम संगीत जब बहता है तो कल कल निनाद करता है। भक्ति संगीत के सुरों की ऊंचाइयां हैं और बहुत सारे उनके उपलब्धियों के खजाने बहुत कम उम्र में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही राइजिंग संगीत के स्टार हमारे साथ हैं, जिन्हें संगीत विरासत में मिला है, जिन्होंने अपनी दादी से बचपन में सीखा है, लेकिन उसके बाद उनकी दीदी, जो आज देश की प्रतिष्ठित लोकप्रिय संगीत की सितारा हैं, भजन गायिका हैं, सरिता जी जोशी, उनका साथ, उनका सानिध्य और उनके साथ उनकी साधना अपने आप मुकम्मल रास्तों की तरफ बढ़ चली है। ऐसे ही संगीत के राइजिंग स्टार जो आज देश में अपने ग्राफ के साथ ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, अजय पुरोहित हमारे साथ हैं। अजय जी, हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ चैनल और इस राइजिंग सिटी प्रोग्राम और सभी देखने वाले दर्शकों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा संगीत का साधक हूँ। मैं सैंधवा रण्यवाक्षी ब्राह्मण कुल से हूँ। वाह, क्या बात है। और संगीत की साधना यही मेरा काम है जो मैं निरंतर कर रहा हूँ, और गुरु की सेवा। वैसे तो अजय जी आप बहुत, आपकी उम्र काफ़ी कम है जी, फिर भी पहले संगीत की यादों की तरफ, यानी बचपन में संगीत की तरफ मोड़, संगीत की तरफ झुकाव जी, या वो पहला जो आपके आसपास संगीत तैर रहा था जी, मैं उन लम्हों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मैंने संगीत की शुरुआत 5 साल की उम्र से की है। मैं बहुत छोटा था जी। जब
मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी, जिन्हें हम जीजी कहते हैं, वो मुझे अपने साथ में मंदिर में लेके जाती थी। वाह। और कहते हैं ना कि बहुत सी लेडीज, उनकी एक वो पंच होता है तो वो मुखिया की तरह थी और है आज भी। और उनसे ही हमने सारा जो आज का जो रूट्स है, जो कल्चर है, जो शहर का जो संगीत है, वो मैंने उनसे सीखा। लगभग क्या उम्र रही होगी जब आपके कानों में संगीत पड़ा? मैं 5 साल का था, तब से ही मैंने संगीत की शुरुआत कर दी थी प्रमोद जी। और उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि जब उम्र खिलौने खेलने की होती है, तब मुझे उस समय हाथ में ढोलक मिल गई। तो क्या बात है, वहाँ से मेरी शुरुआत संगीत की हो गई और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तो मुझे संगीत की जो तालीम है, जो शिक्षा है, जो हमारा भारतीय संगीत है, उसमें ये कहा जाता है कि संगीत से जब गठबंधन होता है तो संगीत का एक गंडा बांधा जाता है, या जो कहते हैं कि एक धागा जो संगीत के साथ आपके गठबंधन को मजबूत करता है। वो जो शुरुआत है भारतीय संगीत की, वो कब हुई? उसी समय में प्रमोद जी, जब मैं छोटा था, तब छोटे होते हैं तब हमारी माताएं हमारे पीछे खाना लेके घूमती है कि ये नहीं खा रहा है। तो उस समय हमारे घर के सामने ही गुरु श्री सतीश जी बोरा जी की क्लासेस होती थी। तो उनके यहाँ पे रियाज होता था, तो मैं उनको सुनने के लिए वहाँ चला जाता था अपनी बालकनी में। तो मैं वहाँ बैठ के घंटों सुनता था उनको कि रियाज को, और वहाँ से मेमोराइज करना शुरू कर दिया कि जो संगीत का सरगम है, और उनके साथ यानी एकलव्य की तरह आपने सीखा, क्लास में ना जाके केवल सुन के सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे सडनली एक दिन मेरी माताजी ने मुझे वहाँ ले जाके छोड़ दिया। अच्छा, तो उन्होंने देखा बड़ी रुचि है, झुकाव है। जी। और उस समय वो मुझे खाना खिलाते थे तो मैं खा लेता था बराबर। और जब मैं वहाँ क्लास गया तो हम छोटे थे, तो हम रोने लग गए, नया एनवायरनमेंट देखा और पूरा। तो हमारे गुरुजी ने एक बात बोली थी उस समय, बोरा जी ने, कि अभी इसको जाने दो, अभी इसको लेके मत आइए, ये स्वयं आएगा। वाह, क्या बात। और वही संगीत मुझे कुछ समय बाद में वहाँ खींच के लेके गया, यानी वो ऑरा उन्होंने देख लिया, उन्होंने देखा चेहरे पे। और मैं वहाँ जाके बैठा और मैंने शिष्टाचार से उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने वहाँ प्रशिक्षण लिया और संगीत की साधना शुरू की मैंने वहाँ। यानी जो शुरुआत है आपका जी संगीत के सफर का, बिल्कुल शुरुआत जो है जी, तो वो आपका गायकी से था या कोई और विधा से आपका जुड़ाव हुआ संगीत में? मेरा संगीत का जो जुड़ाव है, जो स्टार्टिंग है, वो भक्ति संगीत से हुई। वाह, क्या बात। और डिवोशनल म्यूजिक जैसे हमारे रूट्स में था, तो वहाँ पे मुझे उसको और स्ट्रॉन्ग करना था। और पहला भक्ति गीत आपको याद है जो आपको बिल्कुल मुझे मैच्योरिटी में कि आपने पहला भक्ति गीत वो गाया? बिल्कुल मुझे वो सुनाओ आप हमारे। जी बिल्कुल। मेरे पहले भक्ति गीत, जो मैंने पहला भक्ति गीत गाया, उसे मैंने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले मेरी शुरुआत देखिए आपकी, कहते हैं ना कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणपति की आराधना से होती है। तो मैंने सबसे पहला जो भक्ति गीत है, जो रातानाडा गजानन जी के मंदिर में गाया क्या था। बात। और वो था सांवरिया अरज मीरा रे सुन जे, सांवरिया अरज मीरा रे सुन जे। तो यहाँ से मेरी पहला गीत ये रहा। अजय जी, मैं बहुत जल्दी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि दूसरे बातों पे आएंगे हम जी। लेकिन आपने जो शिक्षा हासिल करी है ना, और शिक्षा के बाद क्या आपने संगीत को ही अपना कैरियर चुना है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर ये प्रश्न आता है कि संगीत के अलावा बच्चा क्या कर रहा है। बेसिकली संगीत के अलावा मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। वेरी गुड। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, कंप्लीट की। उसके साथ मैंने संगीत की साधना नहीं छोड़ी। आज मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब पूरा और ज़्यादा फोकस अपने म्यूज़िक की। यानी आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और संगीत भी कर रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या तालमेल है क्या। उसी के साथ संगीत आगे चलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। और मेरे ऊपर गुरु कृपा हमेशा बनी है और मैं यही कृपा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो बनी रहे और मैं ऐसे ही निरंतर आगे प्रयास करता रहूँ। अजय जी, ये जो आपने सबसे पहले
जो सूफी गायन या भक्ति गायन का जी। चयन किया है, तो कभी कभी वो प्रेरणा से होता है या सेल्फ, आपका क्या रहा? आपने सेल्फ इंस्पायरेशन से एक चयन किया या आपको प्रेरित भी किया गया और वो बीज आपके अंदर पहले थे? हम तो छोटे थे प्रमोद सर, हमको नहीं पता, हमारे रूट्स में ही वो डिवोशनल म्यूजिक रहा। तो बस ये था कि गुरु आज्ञा कि रियाज करिए आप। तो बस वो होता है ना कि चिकनी मिट्टी का घड़ा, वैसे ही जो बीज हमारे अंदर डाला गया, जो साधना का हमें तरीका सिखाया गया, तो हम उसी पे लगे रहे। कभी ये नहीं सोचा कि इतना हम लोग कर रहे हैं और आगे और भी करते रहेंगे, बस यही है, और हम लोग चलते रहें ऐसे ही। तो आपकी जो मासूमियत है, भोलापन है संगीत के प्रति, और वो हम नहीं कह रहे, जी। हम आपकी दीदी हैं सरिता जी जोशी, जो आज देश की बहुत प्रतिष्ठित भजन गायिका हैं, हमारे साथ आ गई हैं। दीदी आपका स्वागत है, और अजय भैया हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को, और प्रमोद जी आपको भी मेरा राम राम। सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम राइजिंग स्टार को खूब खूब बधाई देती हूँ, और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जो भी हमारे सूर्य नगरी के कलाकार हैं अपनी अपनी फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं, उनको आप सबके सामने लाकर रूबरू करते हैं दर्शकों से, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से जो आपने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं अजय पुरोहित के लिए कुछ कह सकूं आपके माध्यम से, तो इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद इसलिए और ज़्यादा क्योंकि जब भी अजय, जो मेरा छोटा भाई है, उसे सामने मैं कभी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर, तारीफ़ नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज, जब भी वो कुछ सजेस्ट करता है या जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं, तो आई ऑलवेज उसमें से एक कुछ ना कुछ उसको बताती हूँ कि इसमें हम लोग बेटर करने के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर वो सोचता ही होगा कि कभी मतलब कुछ ना कुछ तो निकालती रहती है। सो आज आपके माध्यम से मैं अजय को कहना चाहती हूँ, रानू को, कि एक्चुअल में ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत ही डेडिकेटेड है। उसकी जितनी तारीफ़ करूँ बहुत कम है। एंड अच्छी बात यह है कि उसने बहुत ही शुरू से, मतलब जल्दी, कम उम्र में ही अपनी जो संगीत की शिक्षा ली, तो ही वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि सारे जो जोधपुर के हमारे सूर्य नगरी के बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, विभूतियां हैं, जैसे हमारे गुरुजी गोविंद जी कल्ला, उनका सानिध्य उसे मिला। ही वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ही और अभी भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो ये उसके लिए एक अच्छी उपलब्धि है। एंड ही इज़ यूजिंग इट टू द फुलेस्ट। अपना काम वो इतने लगन से करता है, बहुत उसमें जो कैपेबिलिटीज़ है और निखर कर आएंगी बाहर। कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना निखर कर बाहर आता है। तो और अभी ही समय है इसके लिए कि ही कैन जस्ट जो भी करना चाहे मेहनत से करे, तो जितना तपेगा उतना वो निखर कर आएगा, और हम सबके लिए वो गर्व की बात होगी, सबको बड़ी खुशी होगी। और हम अभी भी, उसने एक जो जगह बनाई अपनी सबके दिलों में, तो मैं चाहती हूँ वो इसी तरह बना रहे और अच्छे अच्छे काम आगे भी करता रहे। और मेरी बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा तो उस पर है ही। मैं अपनी तरफ से उसे शुभकामनाएं देती हूँ कि हमेशा खुश रहे, अच्छा अच्छा काम करे और सबके दिलों पर राज करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सरिता दीदी, थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अ लॉट। अजय जी, जी भजन गायकी एक अपने आप में बहुत विशाल सागर है, जी। और कभी कभी जो रचनाएं, जो पारंपरिक रचनाएं, हमारे महान संत कवियों की रचनाएं, जिस तुलसी, सूर, कबीर, जी है ना, मीरा, तो आप की रुचि किधर रहती है? पारंपरिक जो रचनाएं उनकी तरफ, या आप सेल्फ कोई चयन करते हैं? आपका चयन क्या रहता है भक्ति रचनाओं के प्रति?
अगर भक्ति रस की बात की जाए तो सरिता दीदी जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और उनसे ही मैंने ये सीखा है। और कोई भी कॉम्पोजिशन हो उसको अपना बना के कैसे गाना, ये चीज़ मैंने सीखी है। और मेरी रुचि सभी विधाओं में रहती है, चाहे वो कबीरदास जी के हो, सूरदास जी के हो, सभी भजनों को अपने भावों से उसमें रस मिला के गाना, वही मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे वो मानता हूँ, और वही करते हैं हम लोग। बहुत सारे आपने टीवी चैनल्स पे, रेडियो चैनल्स पे जी, इन पे बहुत सारा काम आप कर रहे हैं, और तो क्या ख़ास तौर पर आप ये जो काम कर रहे हैं जी, और इसके अलावा भी आपने एल्बम का भी चयन किया है, काफ़ी एल्बम्स आपके इंडिविजुअल भी निकले हैं, दीदी के साथ भी निकले जी, तो वहाँ जो आपकी रचनाएं हैं वो ऑलरेडी कंपोज्ड होती हैं या उसका कंपोजिशन आप खुद करते हैं? वो कैसे ओवरऑल उसका क्या रहता है, कैनवास क्या रहता है? कहीं पर प्रमोद जी सर कॉम्पोजिशन डायरेक्टर बना के देते हैं, और उनको गाने का होता है तो 60% काम डायरेक्टर का होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर का, और उसको 100% करके देना हमारा काम होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर ऑलवेज फर्स्ट, जो भी उनका डायरेक्शन होता है। तो ऐसे बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर के नेतृत्व में मैंने गाया है, और कैसेट में भी गाया मैंने, और एक राजस्थानी गाना गाया था मैंने कैसेट में, और मैं बहुत छोटा था। सुना दीजिए। ओपी व्यास जी के डायरेक्शन में मैंने वो गाना गाया था, जो और बहुत ही सुंदर गाना था। और उसके बाद में सीडी में भी गाए थे, भजन गाए थे, एल्बम गाए थे, और रिसेंटली अभी एक जो मैंने खुद ने कॉम्पोजिशन बनाई थी, जोधानेरी माँ चामुंडा, और जो मेरे दिमाग में आया कि अपनी जोधाने की जो माँ है, उनके आशीर्वाद से जिन्होंने जोधपुर की रक्षा, मारवाड़ की रक्षा की, तो उनकी एक आराधना मैंने अभी रिसेंटली गाई थी एक, और जो गुरु गोविंद जी कल्ला ने, उन्होंने उसका पूरा गीत लिखा था, वो गीतकार हैं उसके, गुरु गोविंद जी कल्ला। तो ये मेरे ऊपर उनका भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गोविंद जी कल्ला का। उनको हमने कॉल किया हुआ है, बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी रचनाएं सुनाइए। मैं उसका कॉम्पोजिशन जो बनाया था वो सुना देता हूँ आपको, जोधाने की मचा। शंख नगाड़ा नौपत बाजे, काला गोरा भैरू नाचे, क्या बात है। धूप दीप सो आरती गावे माँ, धूप दीप सो आरती गावे, थाने ध्यावे नर और नारी, आपरी महिमा जग में भारी, थाने ध्यावे नर और नारी, आपरी महिमा जग में भारी, ओ माँ चामुंडा, क्या बात है। जो थानेरी माँ चामुंडा, सिंह सवारी माँ चामुंडा, थानेरी माँ चामुंडा, सिंह सवारी माँ चामुंडा, अजय जी, गुरु गोविंद कल्ला अभी लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे लगातार, लेकिन शरद पुरोहित जी आ गए हमारे साथ। शरद जी हमारे साथ, अजय जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने सुना कि अजय पुरोहित जी का इंटरव्यू होने जा रहा है तो बड़ा अच्छा लगा, और मैं इनको बाल काल से जानता हूँ, यानी बहुत छोटे थे तब से जो वृद्ध औरतें हैं, हमारी वृद्ध महिलाएं जो है मोहल्ले की, वो हर जस गाया करती थी, और उस समय से उन सब की एक पकी हुई आवाज के बीच में छोटी आवाज अजय पुरोहित की सुनने को मिलती तो बड़ा अच्छा लगता। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि इनका नाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे जो चैनल्स हैं उनमें भी छा रहा है। तो एक तरफ आधुनिक विधा है गीत संगीत की, और दूसरी तरफ पारंपरिक और लोक संस्कृति की बात है। तो अजय पुरोहित जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और अपनी भाषा में कहना चाहूँ तो जियो अजिया जियो, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नाम जो है आगे बढ़ता जा रहा है,
तो जो परंपरा है, जो संस्कृति है और जो हमारी सत्संगी परंपराएं हैं, उनको भी अपने क्लासिकल के साथ साथ निभाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू शरद जी, आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं लेकिन आपका संगीत के प्रति इतनी रुचि है और अजय जी की गायकी के प्रति आप मुतासिर करते हैं उनकी गायकी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच शरद सर, आपने इतने मोटिवेशन वर्ड्स जो मेरे लिए बोले हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। अजय जी, ये जो आपने भजन का सफ़र लगातार चल रहा है, तो उसका जो एक टेम्परामेंट रहता है भजन का, क्योंकि उसकी जो भजन की एक गरिमा है जी, भजन का अपना एक जो है सीधा कहा जाता है कि ईश्वर के प्रति हम लॉ लगा लेते बिल्कुल। हैं। तो क्या कोई ऐसा आपको महसूस हुआ है इस पे भजन गाते हुए? इस पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, हाँ, हाँ। कि 7 स्वर संगीत के, सा से नी, तो मैं उनको ईश्वर मानता हूँ, स्वरों को। वाह, क्या बात है। जैसा कि ये मेरी दृष्टि से बता रहा हूँ कि मैं कैसे ईश्वर मानता हूँ उनको, कि सा को मैं शिव मानता हूँ, वाह क्या बात है, रे को गौरी, वाह ग को गणेश, वाह म को रिद्धि, वाह क्या और बात, प को सिद्धि। वाह क्योंकि सा और प संगीत में अचल स्वर है, तो सिद्ध करना सा प को जरूरी है, इसलिए प सिद्धि है। क्या बात, ध त्रिशूल है शिव का, और नी नंदी। क्या बात है। तो ये बहुत 7 सुरों की जो ये बात है, मैं इनको देव मानता हूँ। और उसी के साथ ताल, जो सर्वप्रथम संगीत में कहा जाता है कि संगीत में बेसुरा चलता है, बेताला नहीं चलता है। बढ़िया, क्या बात है। और इसीलिए जो ताल है वो डमरू शिव का, क्या बात है। और वाह, उसी में से निकली है एक सम गति और एक विषम गति, वाह क्या बात है, बहुत जो कि बढ़िया। देवताओं और दानव द्वारा निकाली गई है। बहुत और गहरा अध्ययन आपने किया है। और इसका भी मैं बताऊंगा आपको कि ये मुझे कहाँ से ये प्रेरणा मिली, और मैंने किन की शरण में बैठ के ये चीज़ें सीखी है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ जो ये 7 स्वर, और जब ताल की बात करूँ तो डमरू, और उसके बाद में लय, जो ताल के अंदर लय, वो गंगा। वाह क्या बात है। क्योंकि लय जब ऊपर नीचे होती है तो एक तरह से गंगा की तरह ऊपर नीचे चलती है। तो इसीलिए 7 स्वरों का जब अभ्यास करते किसी भी भक्ति रस में किसी को, तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा माध्यम तो यही है। और इतनी बार उन अलंकारों का, उन 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है कोई भी भक्ति संगीत में, किसी भी भजन में, तो वो सामने दिखता है। क्या बात है, आपने तो पूरा उसका एक पूरा सागर ही यहाँ पर भक्ति रस का, ऐसा लगता है कि हम सागर के पास बैठे हैं और भक्ति रस की बातें कर रहे हैं। अजय जी, भक्ति रस जो है, वैसे तो अगर इसके अंग की बात जब हम करते हैं भारतीय संगीत की, तो सुगम संगीत से उसका जुड़ाव माना जाता रहा है। लेकिन कई बार जो है ना, हमारा जो भजन है वो सुगम संगीत के साथ साथ उसमें शास्त्रीयता का भी पुट होता है, बिल्कुल, और लोक संगीत का भी पुट होता है। जैसे अलग अपनी लोकल भाषा में, राजस्थानी भाषा में, या जो भी पंजाबी या जो भी डायलेक्ट है उसमें भी गाया करते हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप भक्ति रस में? क्या उसमें प्राथमिकताएं तय होती हैं, या उसे कैसे उसका कंपोजिशन किया जाता है, चयन किया जाता है? जब लोक संगीत की बात करूँ तो जो गाना अगर प्रचलन में आ गया तो वो लोक गीत हो ही जाता है। और रही बात लोक संगीत को गाने की, तो उसका मैंने जो शिक्षा है वो मैंने गुरु गोविंद जी कल्ला से ली है। और उनका आशीर्वाद इतना रहा कि उन्होंने मुझे जो क्लासिकल म्यूजिक के अंदर किस तरह से रागों को साइंस से जोड़कर सिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ 2 रागें 4 रागें ऐसी भी बताई उन्होंने जिसको गाने से, स्वर वही है पर उनका चलन चेंज है। उसको गाने से जब हम मॉर्निंग में गा रहे हैं, क्योंकि जो बिल्कुल हमारे जो प्रहर से जुड़ी हुई है, तो जो मॉर्निंग की रागें हैं, हर एक प्रहर के अलग राग हैं। तो जब वो स्वर एक ही है, बस चलन चेंज है। अगर मैं उसको सुबह गा रहा हूँ तो बर्ड्स जो है वो चैं चू करने लग जाएगी, च्वैक उनकी जो आवाज़ें हैं। और उसी राग को
मैं सुबह की राग को सुबह गा रहा हूँ तो एकदम शांति से बर्ड्स भी सुनती हैं उनको। तो ये मैंने गुरु गोविंद जी कल्ला जी से सीखा है और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिलता है। और मैं उनको हिचकियां आने लग गई हैं, वो आ गए हमारी लाइन पे। गुरु गोविंद कल्ला, आप उन्हें इतना याद करें। गुरु गोविंद कल्ला जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। और आप तो एज ए मेंटर आपने बहुत सारे देश में हमारे संगीत के राइजिंग स्टार तैयार किए हैं जोधपुर के। और अजय पुरोहित साहब जो बार बार आपकी स्मृतियां उनके जहन में जीवित हैं, क्या कहना चाहेंगे? सामगान में उदात्त, अनुदात, स्वरित और वैखरी वाणी के साथ जो भरत मुनि की रंजयती रागा है, जो सामगान में आऊ ये जो बोलते हैं, ये बीज मंत्र भी है, पहला अक्षर है सामगान का, जिससे मृत संजीवनी विद्या भी प्राप्त हो जाती है। भृगुकुल में ये सब प्रयास किए गए। इसके साथ साथ हनुमत मत से गायन और नारदीय शिक्षा में अनुशासन और ज्ञान, और उसके पश्चात जब श्रृंगार के भाव होते हैं तो भाव में नटवरी भाव, ये सब हमारा कर्तव्य है कि हम शिष्यों को सिखाएं। इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, बड़ी भावना और कर्तव्य परायणता के साथ, निष्ठा के साथ, दैट युवा पीढ़ी में आज अजय पुरोहित एक उभरता हुआ नाम है, जिसमें ये जब मैं मूर्छनाएँ बताता हूँ तो वो भी ये सीखता है। तो ये पद्धति बड़ी मुश्किल है, परंतु उसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ये अनवरत रूप से अभ्यासरत रहता है और सब कुछ इंजीनियर भी है, उसके साथ में साधना इसका अनुशासन है और ये बहुत लगन के साथ, जिज्ञासा के साथ सीखता है। और आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युवा पीढ़ी में अजय पुरोहित एक अग्रणी नामों में से एक नाम है और इसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि हमारे जालक मोहल्ला की परंपरा रही है। ये उस्ताद पूरा कहलाता है। यहाँ उस्ताद हुए हैं मेरे उस्ताद बानी राम जी, राजा राम जी, राज जी, दाऊलाल जी, उसके बाद में मेरे पिताजी, मेरी माता जी, और उसके साथ साथ में पंडित रेशम देव वेदी और पंडित उदय चंद्र जी भट्टारक, जिनसे मैंने तबले की शिक्षा ली, गायन की शिक्षा इनसे ली, और महापोपाध्याय थे उनसे भी शिक्षा प्राप्त की। इन सब के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस परंपरा में तुरौली घराना है, पटियाला घराना है, ग्वालियर घराना है, मैं इस घरानों के स्वतंत्र भारत में इन घरानों के बंधन से बंधना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप जयपुर घराना है, अगर आप चाहें तो इसे जोधपुर घराना मारवाड़ कह सकते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। ये संगीत तो स्वतंत्र विधा है और इसमें जो अभ्यास करता है, प्रयासरत रहता है, जिज्ञासु होता है, जिसमें प्रतिभा होती है, जिसमें सारे अंगों से सर्वांगीण विकास की आवश्यकता होती है, ऐसी प्रतिभा और दक्षता के धनी ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए मैं अपना आशीर्वाद देते हुए मैं तो चाहूँगा कि मेरी 250 साल की जो परंपरा है उसमें अग्रणी परंपरा में जो है यही गादी पे बैठे, और ये मैंने निश्चय भी किया है, तो ये ज़्यादा सीख रहा है और उसी परंपरा को बनाए हुए हैं। अतः मैं आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं करता हूँ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर इसे दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, साधना और रियाज के लिए लगन दे, और ये निरंतर अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, अग्रणी पंक्ति में रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।
और मैं आशीर्वाद पुनः देता हूँ। आनंदम परमानंदम सुखम। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अजय जी के बारे में इतनी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अजय जी, आपने गायन चुना जी। और गायन में भी बहुत सारी विधाएं हैं जो जी। भक्ति संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत। जी। आपकी पहली पसंद क्या है? मुझे भारतीय संगीत पूरा पसंद है और पहला पसंद मेरा हमेशा से भक्ति संगीत रहा है। पहली पसंद मुझे हमेशा से भक्ति संगीत रहा है, जिसको सुनकर उसमें रसोभाव इतने होते हैं कि हम मन से भी प्रसन्न हो जाते हैं, कहीं कहीं तो हमारे अश्रु बहने लग जाते हैं और कहीं कहीं झूमने पे मजबूर कर देते हैं हमें। तो ये भक्ति संगीत मुझे सबसे पहले मैंने इसको पसंद किया, भक्ति संगीत को पसंद किया। उसके बाद में हमारा शास्त्रीय संगीत, फिर लोक संगीत, फिर तो आपने जो ये जो संगीत है अलग अलग जो अंग हैं, तो उनमें आपने, चलिए भक्ति संगीत का तो सफ़र हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत का आपने कोई विधिवत इसका शिक्षण लिया या? बिल्कुल प्रमोद जी सर, मैंने शास्त्रीय संगीत जो है उसकी विधिवत शिक्षा ली और आज भी ले रहा हूँ मैं। क्या बात। हमारे गुरु गोविंद जी कल्ला जी से ही। और उससे पहले मुझे सतीश जी बोरा जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला और कैसे रियाज करते हैं, शिष्टाचार, वो उनसे सीखने को मिला। संगीत के प्रति एक अनुशासन बहुत ज़रूरी है, वो उनसे सीखने को मिला। उसके बाद जो बारीकियाँ संगीत की, कैसे कौन से स्वर को गाना, मीड क्या होता है, गमक क्या होती है, रूपाकार, आकाकार, कैसे मुर्खी लगाना किसी चीज़ में, ये सब मैंने गुरु गोविंद जी कल्ला जी से सीखा है। और Hello.
जो शास्त्रीयता है हमारे संगीत में जी। उसके प्रति ये कहा जाता है कि एक बहुत उसकी सीमित श्रोता है जी। क्योंकि उसको सहज सरल बना के अगर प्रस्तुत किया जाए तो, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, रिमोट हाथ में रहता है जी। तो लोगों को उस पसंद तक जोड़ना, हालांकि गायक का ये काम नहीं है लेकिन वो अपने जादू से श्रोताओं को जोड़ लेता है। तो ये जो शास्त्रीयता है, इसकी जटिलता है, ये जो जटिलता है इसे हम कैसे दिलों तक पहुंचा पाते हैं, उसको सरल बना के? उसको सरल बनाने का एक ही तरीका है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जो तबले के प्रख्यात तबला वादक जो है जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, उनको हम सुनते हैं तो वो तबले के ऊपर हिरन की उछाल, हिरन कैसे उछलता है, कैसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो ये एक इंटरेस्ट का बात हो गया कि कैसे हम लोग किसी को तबला सिखाना है, किसी बच्चे को भी सिखाना है, तो सबसे पहले अगर हम उनको बोलेंगे कि ये 3 ताल है, धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा ना दिन दिन ना ना दिन दिन, तो किस तरह से हम लोग तबले की बात करते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसको इंटरेस्ट देने के लिए सबसे पहले कि आओ तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे इस पे हेलीकॉप्टर चलता है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा सबसे पहले इजी तरीके से। तो मैं सोचता हूँ कि ये इजी तरीका है। और गायकी के अंदर अभी मैंने देखा है कि बहुत से गुणीजन अपने गले से कुछ
जैसे कोई हरकत होती है, हम जिसे कहते हैं गमक करना, किसी को मीट करना, तो वो बताते हैं कि देखो यहाँ से जंप करके एकदम स्लो मोशन में वहाँ जाना, तो सा, तो ये सारी चीज़ें कैसे, तो ये तरीके हो गए इजी अब तो। पर मैं रियाज पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जो नेचुरल है वो नेचुरल है। ये सारी चीज़ें, आपकी परफॉर्मेंस बहुत जगह हुई है, टीवी चैनल्स, रेडियो चैनल्स और जो स्टूडियोज में एल्बम वगैरह है, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस वहाँ सीधा हम दर्शकों से, श्रोताओं के कानों तक पहुँचते हैं। जी, आपको याद है आपकी पहली सोलो परफॉर्मेंस और किस विधा में हुई? बिल्कुल, मैंने सबसे पहला सोलो परफॉर्मेंस टाउन हॉल में दिया था, जो कि मैंने एक ठुमरी गाई थी वहाँ। वाह, क्या बात है, सीधे ठुमरी। जी, और वो ठुमरी बहुत ही मेरी पसंदीदा ठुमरी है, याद पिया किया है। तो 2 लाइन सुना दीजिए। हो ये दुख सहाना जाए हैरान, याद पिया की आए हैरान, बहुत बढ़िया। याद पिया की आए हैरान। वाह, क्या बात है। अजय जी, आजकल एक जो है संगीत के प्रति रुझान बहुत बड़ा है जी। बहुत सारे जो संगीत की विधाएं हैं उसकी तरफ जो यूथ हैं हमारे दौड़े आ रहे हैं जी, लेकिन एक शॉर्टकट जी, और वो आप जानते हैं कि ये जो ये रियलिटी शोज होते हैं जी, वो एक तरह से क्षणिक होते हैं, बुलबुले की तरह जी, आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, उनको मौका भी मिलता है और ये होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो शॉर्टकट है दिमाग में वो क्या है? और संगीत जो आप जैसे लोग इतना रियाज कर रहे हैं जी, वो रियाज भी ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बस सीधा उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिल जाए जी। क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में प्रमोद सर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। और जो रियाज कर रहा है वो बखूबी जान सकता है कि इसके फ़ायदे क्या है। और जो शॉर्टकट लेते हैं वो एक समय तक सीमित है, जब उनका रियाज नहीं है और जब ख़त्म हो जाएगा रियाज, जब वो अभ्यास नहीं करेंगे तो वो या उन्हें शोज ना मिले क्योंकि पब्लिक को क्रिएशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए आपको रियाज करना पड़ेगा। और रियाज तभी होगा जब आप किसी गुरु की शरण में बैठ के आप उनसे सीखेंगे, तब आप रियाज कर पाएंगे। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, और जो भी आज के नए हैं, जो भी संगीत के साधक हैं नए, कि गुरु के प्रति समर्पण भाव, आपके अंदर एक शिष्टाचार होना चाहिए सीखने के लिए, और आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। आप कभी भरे हुए ना जाए, हमेशा न्यूट्रल होके जाए और उनसे सीखें और उनकी आराधना करें एक ईश्वर की तरह, तब आप जाके कहीं सीख पाएंगे। और उनसे रियाज सीखें, ना कि परफॉर्मेंस करना सीखें। क्या बात, परफॉर्म तो आप कर लेंगे, जैसे जैसे आप पब्लिक को देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप परफॉर्म करना आपको आ जाएगा, बट आपको साधना और रियाज, यानी एक नियमित रियाज की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। आपने तो राजस्थान के अलावा मुंबई में भी आप लगातार काम कर रहे हैं, तो मुंबई से एक बहुत गुणी जी संगीताचार्य अनुराग जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे अजय जी के बारे में? नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय हमारे लिए कि आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, श्री अजय पुरोहित जी, इतना अच्छा साक्षात्कार इनका हम देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी मुलाकात हुई थी। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं इनकी और बड़े ही सुलझे व्यक्ति हैं। इन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपने कंपोजिशंस में बहुत महत्व दी है और बहुत अच्छे स्तर की नज़र दी है।
चाहे भजन गायकी हो, चाहे गज़ल हो, चाहे ठुमरी हो, सब में बहुत अच्छी प्रवीण सोच है इनकी। और हम यही कामना करेंगे कि ऐसे ही ये काम करते रहें। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत काम साथ में किया है, जैसे मंडलेश्वर जी और बद्री विशाला जैसे, आगे भी करते रहेंगे। और बस यही भगवान से दीर्घायु की कामना करेंगे और स्वस्थ रहें ये, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुराग भाई। अनुराग भाई बहुत ही गुणी गायक और संगीताचार्य है और गुणी कलाकार है बहुत ही। और अभी रिसेंटली जोधपुर में आए थे तो हमारे साथ में एक कार्यक्रम था अनुराग जी का, और हम दोनों ने बहुत ही एक सुंदर कार्यक्रम दीदी सरिता जोशी जी के साथ किया था और बहुत आनंद आया, और बहुत ही गुणी कलाकार है। थैंक यू सो मच अनुराग जी। अजय जी, जी भजन और लोक संगीत की भी हम कुछ बात करना चाहेंगे कि जैसे आपने राजस्थानी के, तो हमने आपके काफ़ी एल्बम भी सुने और आप लगातार काम कर रहे हैं जी। और देश की बहुत सारी भाषाएं, जैसे दीदी तो पंजाबी में भी गाती हैं, मराठी में भी गाती, आपका और भी भाषाओं की तरफ झुकाव है? बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली एक पुणे से बहुत ही अच्छे एक म्यूजिक डायरेक्टर है, रूपेश भाई नाम है उनका, और वो बहुत ही अच्छा संगीत देते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ में कुछ मराठी भक्ति मराठी भक्ति भजन गाऊं उनके साथ में मराठी, और गुजराती भी गाना चाहता हूं। तो मेरी इच्छा है कि मैं इन पे भी कुछ काम करूं और गाने की कोशिश करूं और सीखूं कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है। और रही बात जब सीखने की, तो कैसे किन शब्दों को कैसे उच्चारण करना और कैसे रखना, उसका एक्सेंट वो मैंने दीदी सरिता जी से सीखा है। क्या बात कि कैसे शब्दों को रखना है और कैसे आपको वीडियो के अंदर कैसे आपको नेचुरली कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, वो सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं इन पे भी काम करूं। और आपने इतना शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत और लोक संगीत जी, तो लोक संगीत की तरफ आपका जो मोड़ है जी, तो आप इन सब का कॉम्बिनेशन कैसे बैठा पाते हैं? और लोक संगीत की बहुत सी रचनाएं जी, तो आपको लगता है उसके लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? जी, समय संगीत के अंदर तो रियाज करे उतना कम है, पर जैसा कि समय की बात है तो हम लोग कुछ भी काम भी कर रहे हैं, कहीं जा भी रहे, तो हमारा म्यूजिक चालू रहता है, वो ऑन ही रहता है वो। और बिल्कुल हम लोग जैसे आज कोई कार्यक्रम है, मुझे उसमें परफॉर्म करना है कुछ, तो मैं उसके लिए सुबह से रेडी होना शुरू हो जाता हूँ, उसको गुनगुनाना शुरू हो जाता हूँ और फिर उसको प्रेजेंट करना होता ही है। और लोक संगीत की बात है तो उसमें भी बहुत सी अलग अलग ऋतु प्रधान गीत अलग है, पशु पक्षियों के गीत अलग है, और नशा मुक्ति के ऊपर अलग गीत है, और अलग अलग जगहों की अलग अलग माड वो अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और आई फील ब्लेस्ड कि आई एम वेरी ब्लेस्ड। हाँ, हमारे लोक संगीत में मांड गायकी तो विश्व की लोकप्रियता उसमें बढ़ रही है, और आपने भी मांड गायकी में काफ़ी काम किया है, कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने सुना है कि मांड गायकी शास्त्रीयता बेस्ड है जी, और उसमें लोक संगीत का प्राधान्य जरूर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत का उसका आधार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मांड गायकी के बारे में, और कुछ मांड गायकी की कुछ सबसे पहले आप गुनगुनाएं? जी बिल्कुल। सबसे पहले प्रमोद सर कि मैं माड जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ जो मैंने सीखा है कला जी से, कि उसका अर्थ है कि चावल का पानी। वाह, क्या बात है। हाँ, मांड चावल के पानी से बनता है। तो जो कहते हैं कि पुराने समय में जो हमने सीखा है कि पुराने समय में जो भी गेस्ट आते थे और उनके लिए तो चावल, और हम लोग जो माडी होते थे वो चावल का पानी हमारे लिए, तो हम लोग वो प्रेम से गाते थे कि केसरिया बालम और भी जो माड है वो सारी माड। बड़े गहरे अर्थ भी आपको मालूम आता है। तो
ये सारी चीज़ें मैंने कला जी से सीखी और मार्ट के प्रति मेरा रुझान और बढ़ गया उससे, और अलग अलग जगह की जो मार्ट है सीखना शुरू किया। तो बीकानेर की मार्ट है और जो जोधपुर हमारे गाते हैं, केसरिया बालम है, और भी जो भी सैनारा बायर या बहुत सी मार्ट। और वो एक बहुत कम मार्ट के गायक रहे हैं जो प्रतिष्ठित भी रहे हैं और जिनका काम लगातार देखने को मिला है। तो कोई एक बांड लोकगीत हमें जरूर सुनाए। जी बिल्कुल, मैं एक बीकानेर की मार्ट सुना देता हूँ आपको। याही रहियो सा ओ याही रहियो सा आज थाने पंखियो ढुलावा सारी सारी रैन मारा मिठोड़ा मारो याही रहियो सा। वाह क्या बात है, बहुत ही मेलोडियस और बहुत सुंदर। थैंक यू। और आपका प्रेजेंटेशन अजय जी, आप ये सारा तो है, ये जो भी इसके अंग है मौसीकी के और गायकी के, संगीत के, आपने सभी पे एक तरह से आप उस ट्रैक पे लगातार रियाज कर रहे हैं जी। कंपोजिशन जी एक बहुत टफ और हम समझते हैं कि अलग विधा है, क्योंकि कंपोजिशन में ओवरऑल एक पूरा अलग अलग शरीर होते हैं, लेकिन कंपोजिशन में एक पूरी काया लेके चलनी पड़ती है। तो कंपोजिशन के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ और म्यूजिक कंपोजिशन में आपका क्या उसके अंदर एक समर्पण और एक नियमितता कैसे बनी रहती है? कंपोजिशन करने के लिए प्रमोद सर सबसे पहले जो है ताल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको मात्राएं, मीटर, ताल वो अगर आपको पता है तो आप कोई भी रचना बना सकते हैं। यानी ताल पे ज़्यादा ताल का, क्योंकि संगीत से पहले ताल, गायकी से पहले ताल। वाह क्या बात है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही मैं फिर से कहूँगा कि बेसुरा संगीत में चलता है, बेताला नहीं चलता। बिल्कुल सही। इसलिए जो अलग अलग ताले हैं, 6 मात्रा, 12 मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा, तो ये सारी तालों को सीखना, उसके साथ में काम करना, उस पे कॉम्पोजिशंस को गाना वो ज़रूरी है। और उसी से ही आप कुछ कॉम्पोजिशन, फिर रागदारी, तो कुछ राग, कुछ ताल, उनको मिला के आप कुछ कॉम्पोजिशंस। तो आप जो कंपोजिशन करते हैं, एक तो आप अपने लिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, चाहे वो एल्बम हो, स्टेज पे हो या कहीं अलग चैनल पे हो। कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है कि आपको कहा गया है कि ये कंपोजिशन हमारे लिए करो, तो क्या दोनों के प्रति आपका ट्रैक बना रहता है? बिल्कुल। सबसे पहले उसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि आपको किस रस में चाहिए। वाह क्या बात है प्रश्न में ही उत्तर आ गया तारा कि किस रस में चाहिए, क्योंकि रस प्रधान है। जब तक कोई 9 रस में से एक रस नहीं होगा तो आप उस कॉम्पोजिशन को कैसे बना पाए। फिर उस रस से जुड़ी हुई राग, वाह क्या बात, फिर उसकी लय, वाह ताल की, और फिर जाके वो एक कॉम्पोजिशन बनता है और मैं किसी को दे सकता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ, ये तो मेरे गुरुजन मेरे से करवाते हैं, और बस यही है। तो आप जब स्टेज पे होते हैं या अलग चैनल्स के लिए या अपने एल्बम के लिए या किसी और जगह के लिए आप तैयार करते हैं जी, तो आपका ये कैसे इसे डिवाइड करते हैं कि अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ या कोई दूसरे का अगर नहीं है तो आप अपने लिए करते हैं? क्या उसका एक पूरा ओवरऑल क्या आपका वो उसके प्रति रहता है रुझान? इजाज़त सबसे पहले तो अगर मैं किसी का कॉम्पोजिशन गाने की गुस्ताखी भी कर रहा हूँ गुणीजन की, तो सबसे पहले उनकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में, क्योंकि बिना इजाज़त अगर वो कहीं स्वर्ग में है तो उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक
सिस्टम है मेरा, एक नेचुरली सिस्टम है कि मैं जहाँ पर भी जब भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए जाता हूँ तो बैठने से पहले जो भी गुरुजन बैठे होते हैं उनसे इजाज़त लेके, एक सिस्टम है ये संगीत का, उनसे इजाज़त लेके, हमारे जो साथी जो वादक होते हैं उनसे इजाज़त लेके, फिर माँ शारदा को वंदन करके और अपने गुरु जी को याद करके कि आज मैं नहीं गा रहा हूँ, आप ही आके गाइए। तो इसी से ही एक परफॉर्मेंस अच्छी बनती है और मैं करता रहता हूँ। अजय जी, आपके ये जो सफ़र रहा है अब तक जी, में तीनों अंगों पे भी हमने बात की है, लेकिन आपका एक रुझान देखने में आया है कि आपने काफ़ी साज और काफ़ी ताल वाद्यों पे भी काम किया है, और ख़ास तौर पर बहुत कम लोगों को शायद मालूमात होगी, हमने तो मालूमात चुरा ली है कि आपने तबले पर भी बहुत काम किया है। तो किन किन साज और वाद्य पे आपने काम किया, ताल पे काम किया? जी बिल्कुल प्रमोद सर, इस मामले में मैं कहना चाहूँगा मैं एकलव्य हूँ। और मैं देखता था छोटे बाल्यकाल से ही मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे गुरुजी हैं वो तबला बजाते थे, तो मैं उनको देख के अपना सरगम गाता था, अलंकार रियाज करता था और रागों का अभ्यास करता था। तो मुझे बड़ा ऐसा रहता था कि यार मैं कब बजाऊंगा इसको, मैं कब बजाऊंगा इसको। तो सडनली क्या होता था कि गुरुजी कभी कभी लेट आते थे क्लास में, तो मैं तबला पड़ा होता था तो मैं वो लेके बैठ जाता, मैं पहले चला जाता था, मैं जाके चुपके से तबला लेके बैठ जाता था उस पे ऐसे कि जब वो सिखाते थे तब मैं उनको देखता था कि वो कैसे सिखा रहे हैं। तबला नहीं होता था पर नेक्स्ट डे जाके जल्दी मैं अभ्यास करता था तबले का कि कैसे बजा रहे, ता कैसे बजा रहे, धा कैसे बजा रहे हैं, कैसे धिन आएगा, और जो बायां है डगे के ऊपर कैसे आघात होता है, तो ये दायां और बायां, और देख के करते 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 करत करत अभ्यास से मैं तबला बजाने लग गया, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। और तबला मैं अपने शौक से बजाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है तबला बजाना। तो उसी को देखते देखते मैं हारमोनियम, जब अलंकार और स्वरों का अभ्यास करते हैं तो जिस तरह से गायकी में अलंकारों का अभ्यास है वैसे कि वैसे साज पे भी, हारमोनियम के ऊपर भी अलंकारों का अभ्यास करते सोलो हारमोनियम पे भी बहुत काम किया। जी, बहुत से गायक कलाकार आए जोधपुर में आते हैं तो उनके साथ बजाने का भी मौका मिला मुझे, और मैंने उनके साथ संगत किया। तो उससे एक फ़ायदा मिला मुझे कि उनकी गायकी, उनका प्रेजेंटेशन क्या होता है और किस चीज़ को कैसे गाते हैं, कि गायकी अंग से बजाना अलग चीज़ है और एक वाद्य अंग से बजाना अलग चीज़ है। तो दोनों के ऊपर मैं करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ कि कैसे भी करके उनको निभा सकूँ, वो चीज़ है। तो आपने अपने प्रेजेंटेशन में अपने काफ़ी एक्सप्रेशन को भी साधा है जी। और उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें केवल एक मूर्ति की तरह नहीं बल्कि उसमें एक आना चाहिए भाव भंगिमाएँ सारी। तो हमारे साथ भाव भंगिमाएँ के एक गुणी डायरेक्टर एक्टर जुड़ गए हैं, अजय करणजीत जोशी। अजय जी क्या कहना चाहेंगे अजय जी के बारे में? प्रणाम प्रमोद भाई साहब, सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। ये जो राइजिंग स्टार आपका जो कार्यक्रम है, जिससे सूर्य नगरी के जितने भी युवा वर्ग है, युवा प्रतिभाएं हैं, वो उनके आचार विचारों को समझने का मौका मिलता है। इसके लिए आपको सचमुच बहुत बहुत बधाई। आज के जो राइजिंग स्टार हैं, आपके सूर्य नगरी के चमकते हुए जो सितारे हैं, मेरे अनुज अजय पुरोहित साहब, मेरे साथ इन्होंने काफ़ी लंबा काम किया है। और चूँकि मैं तो नाटक का आदमी हूँ इसलिए संगीत के बारे में इतना ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा। हाँ, पर नाट्य संगीत के लिए अजय जी में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरी अनारकली का रिपीट शो था, उस समय आपसे निरंतर संपर्क में रहे और मेरे रिहर्सल में हमेशा आते थे और संगीत पे चर्चाएं होती थी। तो मैं हमेशा इनको यही कहता था कि संगीत बाहर गाना या करना वो एक अलग चीज़ है और नाट्य संगीत जो रंग संगीत है वो अलग है। बाहर आप जो करते हैं वो कंपोजिशंस करते हैं, नाटक में जो संगीत है वो क्राफ्ट होता है। तो उनके लिए एक नई बात थी अजय भाई के लिए कि संगीत क्राफ्ट कैसे हो सकता है। फिर वो रोज़ रिहर्सल में आते हैं हमारे यहाँ, अभी भी आते हैं, निरंतर आते हैं जो भी नाटक होता है उसमें। फिर उन्होंने धीरे धीरे नाट्य संगीत से उनके संगीत पे इतना प्रभाव पड़ा कि वो ये समझने लगे कि
कौन सी राग में कौन से भाव के साथ में उसको व्यक्त किया जाए, क्योंकि संगीत भी जीवंत माध्यम है और नाट्य भी जीवंत माध्यम है। उनको अपने संगीत में भावों की प्रधानता का ज्ञान होना शुरू हुआ और उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया रंग संगीत में। उनके साथ मेरे नदी प्यासी थी नाटक के रिहर्सल के दौरान भी वो निरंतर अपने संगीत पे चर्चा करते थे। लास्ट मैंने ओलंपियाड में उन्होंने एक मेरे साथ प्ले किया, उसका पूरा म्यूजिक उन्होंने सेट किया था, गरासिया नाटक। उन्होंने बहुत अच्छा संगीत प्रयोग। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अजय सर। अजय सर के साथ में प्रमोद सर मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से थिएटर में म्यूजिक दिया जाता है। क्या बात है। थिएटर का म्यूजिक बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि एक्टर कहते हैं ना कि एक एक्टर मर जाता है। हाँ, अगर एक भी कुछ स्वर ज्यादा हो गया तो एक्टर, हाँ बिल्कुल, उसका प्रेजेंटेशन एक उसकी एक लिमिटेशंस होती है, तो उसकी एक बाउंडेशन और बिल्कुल एक अलग वो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने अजय जी से सीखी कि थिएटर में। और जब ओलंपियाड में गए थे, जैसे अजय जी ने बताया कि ओलंपियाड में गए थे हम लोग, थिएटर ओलंपियाड में इनका प्ले सेलेक्ट हुआ था एक। अच्छा। तो वहां पर भी पटना में जो म्यूजिक दिया मैंने, तो मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं वहां पर म्यूजिक दे पाऊंगा। और वहां पे मैंने जब म्यूजिक दिया और इतने सारी ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम म्यूजिक देना थिएटर का, तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत घबरा रहा था, पर कहते हैं कि गुरु आशीर्वाद से सब हो जाता है। आपकी साधना और डेडिकेशन और आशीर्वाद और यही सीखा हुआ सारा काम आया, तो इसका श्रेय सारा गुणीजनों को जाता है। अजय जी, चूंकि घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन आपसे बात ऐसा लगता है कि ये फ्लो चलता रहे, लेकिन जाते जाते हमारे उन यूथ के लिए जो केवल शॉर्टकट आना चाहते हैं, रातों रात नाम करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका संदेश हमारे उन यूथ जो म्यूजिक की तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है। मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग गुरु जी से सीखिए, किसी गुणी कलाकार से सीखिए, और ना कि एक ईर्ष्या की भावना से, समर्पण भाव से गुणीजनों से सीखें, अच्छा संगीत सीखें और साधना करना सीखें, रियाज करना सीखें और समर्पण भाव से। जैसा कि मैं रियाज कर रहा हूँ और आज भी निरंतर कर रहा हूँ, और मैं एक संगीत का छोटा साधक हूँ। और जाते जाते सर मैं यही एक छोटी सी कुछ 3-4 लाइनें गाना चाहता हूँ, जरूर जरूर, जो सारे गुणीजनों को डेडिकेट है। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, अवसर पाया, अवसर पाया। क्या कहें आपके लिए, तो आपने पूरी मेलोडी की पूरा माहौल मेलोडी का कर दिया है हमारे आज के राइजिंग सिटी प्रोग्राम में। और आपके लिए यही कहूँगा कि ये जमी बनती गई, ये आसमां बनता गया, मैं एक कदम बढ़ता गया और ये जहां बनता गया। आपके संगीत का जहां इसी तरह बनता रहे, आपकी साधना चलती रहे, और हमारे जोधपुर के लिए ये गौरव का विषय है कि आप जैसे गुणी जना संगीत में देश में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में यहाँ पधारे। 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जय जय श्री मंडलेश्वर स्वामी, तुम हो सबके अंतर्यामी, हो श्री मंडलेश्वर स्वामी। जय जय बद्री विशाला, जय जय बद्री विशाला, जय जय बद्री विशाला।
शिव को प्यारा श्री हरि को दे चले केदारा, चले केदारा। जय जय बद्री विशाला, जय जय बद्री विशाला, जय जय बद्री विशाला, जय जय बद्री विशाला। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।